Welcome guys on Civil Delhi YouTube channel. Today we are going to discuss very important topic, historical development of Indian Constitution. ठीक है? This topic is very important as you know that कि every year they are asking at least one question from this topic. ठीक है? तो इससे ही हम लोग शुरुआत करेंगे आज. ठीक है? इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना? और मैं आप लोगों से ये बता दूं कि आप लोगों का स्ट्रगल बहुत हो चुका है और अब आपको रुकना नहीं है. मैं इज्जत करता हूं इस बात की कि आप पूरे साल से लगे हुए थे. अब लास्ट के 50 दिन बचे हैं गाइज. अब रुकना नहीं है, अब इसको फोड़ना है, अब करके दिखाना है. ठीक है? याद रखना यहाँ पे एक ही रूल है, विनर टेक्स द ऑल. हार जाओगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दफन हो जाओगे. ठीक है? एक लाइन है, मैंने अभी एक पोइट्री लिखी थी तो उसकी ये लाइन है कि अब बस आखिरी ख्वाहिश है ये मेरी कि क्या तो मंजिल मिले या दफन हो कहीं रास्ते में, या दफन हो कहीं रास्ते में, क्योंकि मंजिल अभी मेरी मिली नहीं. तो जब तक मंजिल नहीं मिलेगी ना तब तक कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज की वैल्यू नहीं है यार. आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो यार. ओआरएन में जो इंसान खाना खा रहा है वो स्ट्रगल ही है, यहाँ पे रह रहा है वो स्ट्रगल ही है. हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम लोग. बिल्कुल भी हम लोग अपनी खुशियों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं. बस ये है कि एग्जाम कैसे न कैसे निकल जाए. लेकिन अब रुकने का समय नहीं है. अब हमें सिर्फ और सिर्फ आईएएस चाहिए. इस बात को दिमाग में हमें रखना है, क्योंकि याद रखना, विनर टेक्स द ऑल. फेलियर की कोई कीमत नहीं है. ठीक है? आगे बढ़े इस टॉपिक में. चलो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे. रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो देखना, याद रखो कि आपको हर एक्ट के पीछे एक बैकग्राउंड ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है? और उस बैकग्राउंड में आपको पता चलेगा कि एक्ट में मेजर प्रोविजंस क्या हो सकते थे, तो आप अच्छा खासा गैस कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर. ठीक है? जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है? अब इस एक्ट को क्यों लाया गया? देखो, इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनी बहुत पावरफुल होती जा रही है. ठीक है? उसके ऑफिशियल्स बहुत करप्शन कर रहे हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगता है कि अगर अब कंपनी को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो और भी पावरफुल हो सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से और उनके कंट्रोल से बहुत दूर जा सकती है. तो उन्होंने शुरुआत की किसकी? पहली बार रेगुलेट करने की इस एक्ट के थ्रू. इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया. उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा कि भाई जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा. ठीक है? और बहुत सारे मैटर्स में सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को. ठीक है? किसका सबऑर्डिनेट बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का. इसको मदद करने के लिए चार लोगों की काउंसिल भी बनाई गई. ठीक है? और एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर. कंपनी के ऑफिशियल्स को मना करा कि आप लोग प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे. तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है? और याद रखना, ये सेंट्रलाइज सिस्टम था. ये कैसा सिस्टम था? सेंट्रलाइज सिस्टम था. ठीक है? देखो, एक चीज मैं बता दूं कि मेरी क्लासेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं स्लाइड ज्यादा नहीं बनाता और ज्यादातर चीजों को खुद से ही बोलता हूं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद रखूं कि आप याद रखोगे. पहला तो मुझे ऐसा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा ना कि मुझे वो चीजें याद हैं, तब आपको विश्वास होगा कि यार अगर इन्हें याद है तो हमें भी याद होगा. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं देता, मैं कंटेंट उतना स्लाइड पे नहीं लिखता, क्योंकि हमें एग्जाम देना है जो कि क्लोज बुक है. और क्लोज बुक एग्जाम है तो वहां पर कोई स्लाइड नहीं होगी यार. आज के टीचर्स क्या कर रहे हैं? स्लाइड ला रहे हैं, भर भर के कंटेंट रख रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि यार बच्चे को याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, और वो खूब भर रहे हैं. और बच्चों को लग रहा है कि क्या पढ़ा दिया भाई, ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया. एंड ऑफ द डे कंसोलिडेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये बड़ी चीज है. इसलिए उतना ही पढ़ो जितना डाइजेस्ट कर सको, उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट हो. आपके पास हर टॉपर के नोट्स हैं, हर टेलीग्राम चैनल से आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन क्या हम उसे कंसोलिडेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं.
इस चीज का याद रखो। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मेरे साथ रिवाइज करो, यहीं की रिवाइज करो। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया हमने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। सबऑर्डिनेट कर दिया किसको? गवर्नर ऑफ मद्रास को और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को। 4 लोग की काउंसिल बना दी और सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया, और साथ में कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड से मना कर दिया। बोलो याद हो गया कि नहीं? यही की है, आगे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो सब, अब सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को बनाने के बाद में उसका ज्यूरिडिक्शन बड़ा ही एम्बिगुअस था। अब दिक्कत ये हो रही है कि कंपनी के ऑफिशियल्स कंपनी के फायदे के लिए किसी भी अनएथिकल काम को करने को तैयार है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वहां पे उनको ज्यूरिडिक्शन रखेगा या नहीं रखेगा ये क्लियर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, भारत को लूटने के लिए अगर कोई उनका ऑफिशियल कुछ भी कर सकता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर देंगे। तो पॉइंट समझ रहे हो ना तुम मेरा, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि कोई भी ऑफिशियल्स, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो काउंसिल के मेंबर्स हो, चाहे वो कंपनी के सर्वेंट्स हो, अगर वो देश को लूटने के लिए, भारत देश को लूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा हो और ब्रिटेन का फायदा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से लूटमार हो सके, ठीक है। और ये अमेंडमेंट वो 1781 में लेके आए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब रेगुलेशन क्या है? बढ़ता चला जाएगा। रेगुलेशन क्या है? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो कंपनी यहां पे बहुत युद्ध कर रही है, कंपनी अब यहां पे बहुत युद्ध कर रही है। अब देखो 1784 का टाइम आ चुका है। अब इस समय क्या क्या हो चुका है, ध्यान से सुनो मेरे से। इस समय सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, कंक्लूड भी हो चुका है 1782 में। तो अब कंपनी पॉलिटिकली एक्सपैंड कर रही है, पॉलिटिकली एक्सपैंड कर रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो अब कंपनी सिर्फ कमर्शियल नहीं रहेगी, पॉलिटिकल भी रहेगी, और वर्क का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में, ठीक है। इसलिए उन्होंने सेपरेट बॉडी बना दी। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर्स है ना, अब देखो हर कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको कमर्शियल मैटर दे दिया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब उनको पॉलिटिकल पावर दे दी, सेपरेट कर दिया। क्योंकि अब भारत को पैसों से तुम लूटोगे और जमीन से ये लूटेंगे। पैसों से तो ये लूट लेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जमीन से कौन लूटेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे देखते हैं कि इन्होंने अब पहली बार भारत में जो टेरिटरीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ब्रिटेन के अधीन बोलने की बात हुई, पहली बार बोला, ठीक है। तो ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया बोला गया पहली बार इस एक्ट में, जो टेरिटरीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कहीं ना कहीं अब दिखा रहे हैं कि भैया अब जो रूल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह किसकी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट होने की बात हो रही है। उसके बाद में इन्होंने अब जो 4 लोग की जो काउंसिल थी उसको 3 लोगों में कन्वर्ट किया, और उस तीनों में कमांडर इन चीफ भी थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरा, जब कॉर्नवालिस भारत आए, देखो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा गवर्नर जनरल वाला, तो वहां पे मैंने बताया है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने बताया है कि जो 1773 से 1786 तक जो है वो कौन है यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग है। इसके बाद में कॉर्नवालिस है। अब कॉर्नवालिस युद्ध हार के आ रहे हैं अमेरिका में, अब मुंह क्या दिखाएंगे ब्रिटेन में? तो वो कहाँ आ गए? इंडिया में आना चाह रहे हैं। अब वो समझ चुके हैं कि भाई इंडिया में कंट्रोल करना है तो पावर चाहिए, तो उन्होंने 2-3 डिमांडें रखी। स्पेशली 2 जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ की जो पोस्ट होगी वो एक ही आदमी को दो, और वो मुझे दो। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे पास ये पावर हो कि मैं काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। तो ये पावर कॉर्नवालिस को दी गई स्पेशल, ठीक है। इसके बाद में चार्टर एक्ट आया 1793, ठीक है। अब यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट से कौन से एक्ट आ गए हैं? चार्टर एक्ट आ गए। अब ये चार्टर एक्ट 20-20 साल के लिए होंगे। 1793 में आएगा, ठीक है। उसके बाद में 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, 1853 में आएगा, ठीक है। और वो लास्ट चार्टर था, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ कि इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा दिया था टाइम, और फिर क्या हुआ? 1857 का रिवोल्ट हुआ और फिर कंपनी रूल से क्राउन रूल आ गया। तो 1793 में क्या हुआ? पहली बात तो गवर्नर जनरल की पावर को एक्सटेंड कर दिया। तो जो पावर कॉर्नवालिस को दी गई, स्पेशल पावर्स, उनको सबके लिए एक्सटेंड कर दिया। तो कॉर्नवालिस के बाद में कौन है? जॉन शॉर, ठीक है। फिर वेलेस्ली है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं
अब वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कंपनी नहीं कर सकती है, किससे बिना पूछे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बिना पूछे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जो सैलरीज दी जाएंगी, किस पे? ऑफिशियल्स पे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड देखो, पहले बैकग्राउंड देखो क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है? युद्ध पे युद्ध कर रही है, युद्ध पे युद्ध कर रही है, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, एंग्लो मराठा वॉर्स हो रहे हैं। उसके बाद में जैसे ये सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट वेलेस्ली लेके आया, तो कंपनी क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है, भयंकर एक्सपैंड कर रही है। अब एक और कहानी चल रही है पैरेलल में, और वो ब्रिटेन के अंदर चल रही है। उस कहानी में क्या हो रहा है? उस कहानी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है अब ब्रिटेन में। तब दो बातें होंगी, एक तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत सारे कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हो रहे हैं जो भारत में ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं ब्रिटेन पार्लियामेंट को कि हमें भी भारत में ट्रेड करने के राइट दिए जाने चाहिए। और इसी के मद्देनजर जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसने कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया। मोनोपोली को सिर्फ मेंटेन रखा टी एंड चाइना पे, ठीक है। उसके बाद में अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब इंडियंस को, अब मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, और वहां के प्रोडक्ट के लिए भारत एक मार्केट बन जाए, एक कंज्यूमर मार्केट बन जाए, उसके लिए भारतीयों को कैसा बनाना पड़ेगा? हमें ब्रिटेन जैसा बनाना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट कैसा होगा? जीन्स का, बर्गर का, इन सब का टेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले बात तो मिशनरीज को भेज करके कन्वर्ट करवाओ। दूसरा, 1 लाख रुपए एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात हुई कि अब भारतीयों को कैसा बनाएंगे? मॉडर्न बनाएंगे, ताकि अब यहाँ के लोग सिगार पिएंगे, यहाँ के लोग जीन्स पहनेंगे, हैट लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, है ना, इंग्लिश में बातें करेंगे। तो वो सबकी व्यवस्था की गई ताकि भारत क्या बन जाए? एक कंज्यूमर मार्केट बन जाए, वहाँ के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रिजल्ट से जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनका, ठीक है। यही रीजन था कि यहाँ पे पूरा भारत में हैंडलूम इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया, एग्रीकल्चर को फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ लेके चले गए हम लोग। और जब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ लेके चल जाओगे तो फूड ग्रेन से क्या होगी? बहुत ही क्राइसिस हो जाएंगे। इसीलिए भारत में क्या है? फेमाइंस बहुत आए। नेक्स्ट 1833, ये सबसे ज्यादा टफ एक्ट था क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम पहुंच चुका था, ठीक है। इवन की जो लॉ मेकिंग पावर्स थी किसकी? गवर्नर ऑफ बॉम्बे की और गवर्नर ऑफ मद्रास की, वो भी ले ली गई। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। विलियम बेंटिक वो था फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद में एक लॉ कमीशन भी बनाया गया मेकाले के अंदर, और इसकी जो काउंसिल थी गवर्नर की, उसमें लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हुई। और अब कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी टी में और चाइना में, वो भी रिमूव कर दी, ठीक है। अब मतलब कोई मोनोपोली नहीं बची ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उसकी कमर्शियल मैटर की जगह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही वो बन चुकी है, ठीक है। अब अगला मैटर जो इसमें आया सबसे ज़्यादा वो मैटर ये था कि ओपन एग्जाम की यहाँ पे बात हुई कि भारतीयों को भी जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होने का राइट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल हुआ 1853 में, वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट था इंडियंस को इंक्लूड करने का, ठीक है, हायर सर्विसेज के अंदर। देखो इस समय जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे वो कई तरीके से थे, मतलब एग्जाम के थ्रू भी होंगे, और दूसरा मतलब जो गवर्नर हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन से भी अपॉइंटमेंट करते थे। उसके बाद में ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड। मतलब भारत में कोई भी आ सकता था। ये बहुत बड़ा ये क्या था, क्या बोलते हैं, एक्ट का प्रोविजन था, क्योंकि इससे भारत में अब क्या होगा, वो लोग आएंगे और भारत में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यहाँ पे असम के अंदर बागान खरीद रहे हैं, टी गार्डन्स खरीद रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो और भारत को मतलब लूटने की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो इन सब चार्टर में 20-20 साल बढ़ाए गए। 93 में 20 साल बढ़ाए, फिर 30 में 20 साल बढ़ाए, 33 में 20 साल बढ़ाए, अब आता है 53, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नर की काउंसिल है ना, काउंसिल है, उस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव वर्क को और लेजिस्लेटिव वर्क को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझो, और जो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट है ना, वो ऐसे मान लो कि आज की जो पार्लियामेंट है ना, वो उसकी शुरुआत वहां पे हुई है, चार्टर एक्ट 1853 में हुई है,
दोनों के काम को अलग कर दिया। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव वर्क को सेपरेट कर दिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजन। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट के लिए ओपन एग्जाम की बात हुई। ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए ओपन एग्जाम की बात हुई। दूसरा, लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी यहाँ पे बात हुई। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी यहाँ पे बात हुई कि भाई जो प्रोविंसेस हैं वहाँ से भी हम लोग मेंबर्स लेंगे, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है। यानी ये आज का राज्यसभा मान लो, जैसे राज्यसभा में लोग आते हैं ना स्टेट से, वैसा कुछ। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1857 का रिवोल्ट हो चुका है और अब डायरेक्ट हाथ में पावर किसकी आएगी, क्राउन के। एक्चुअली ऑलरेडी वो पावर को कंसोलिडेट करते जा ही रहे थे, तो ये सिर्फ एक मतलब समझ लो कि ओवरनाइट एक डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, बाकी वो लोग कंट्रोल कर ही रहे थे। 1773 से शुरुआत हो गई थी इसकी, ये कोई एक दिन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि एक पोस्ट जनरेट की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक है, और ये कहाँ थी, ये ब्रिटेन के अंदर थी, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय बोलते थे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट। दूसरा, आपको पता होगा कि ड्यूअल सिस्टम शुरू किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। कौन से एक्ट में किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में। कौन से एक्ट में किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में, उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हटाया इन्होंने, तो ये था। और इसको मदद करने के लिए टीम भी थी 15 मेंबर्स की। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसको भी हेल्प करने के लिए एक 15 जो मेंबर्स हैं उनकी एक टीम बनाई गई थी, एक बॉडी बनाई गई थी। अगला आता है पॉइंट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडियंस का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 1853 में लोकल रिप्रेजेंटेशन आया, लेकिन वहां इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था। मतलब लोकल प्रोविंसेस से लोग आ रहे थे काउंसिल के अंदर। ठीक है, लेकिन जो 1861 है इसके अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा। मतलब ऑफ कोर्स वो कोई पावर तो देंगे नहीं, बट हाँ थोड़ा सा खुश करने के लिए, है ना, उनको बिठा दिया। कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये लोग थे। उसके बाद में पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई उसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये सब क्या है, पोर्टफोलियोज हैं। मतलब हर मेंबर को एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी दे दी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। ठीक है, ताकि सही से जो ड्यूटीज है उनको वो पूरा कर सके। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन अब शुरू होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो हाईएस्ट पहुंच गई थी कहाँ पे, देखो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो हाईएस्ट थी वो कहाँ हुई थी, 1833 में। अब डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी और यहाँ पे क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी कहाँ की, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, उनको वापस लौटा दिया गया। ठीक है, और दूसरा ऑर्डिनेंस सिस्टम। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसका ओरिजिन यहाँ से है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। यहाँ पे याद रख सकते हो कि दे टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हाँ, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब देखो कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हर एक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा। हर एक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो यहां से अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। तो हाँ, इसका साइज बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई। दूसरा, बजट डिस्कशन की पावर दी गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव को बजट डिस्कशन की पावर दी गई, तो थोड़ा सा पावर दे दिया, क्योंकि कांग्रेस की फॉर्मेशन हो चुकी है, थोड़े बहुत राइट की वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो दे दिया थोड़ा सा राइट, बट हाँ इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं था और ज़्यादा पावर नहीं थी। मतलब ऐसे समझ लो कि कैरेटिस्टिक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे तो कैरेट दे दी थी। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, वैसे इस पे सवाल मुश्किल पूछेगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या इंडियन काउंसिल एक्ट था। ठीक है, अब देखो इनको हम लोग मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हो रही हैं भारत में। देखो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, 1905 में बंगाल पार्टीशन की बात हुई। ठीक है, उसके बाद में
बंगाल पार्टीशन होने के बाद में सूरत स्प्लिट हो रहा है 1907 में। यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी भी हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो मॉडरेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब स्वराज की बात करना शुरू किए, ज्यादा राइट्स की बात शुरू कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल हैप्पी नहीं है मॉडरेट से, और सूरत स्प्लिट तो हुआ ही है यही चीज में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पूरा मुद्दा है, देखो मुस्लिम लीग बन चुकी है 1906 में आगा खान के उसमें नेतृत्व में। तो अब ब्रिटिशर्स को इतना समझ में आ चुका था कि एक हिस्सा है जो ब्रिटिश जो रूल है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू की, क्योंकि अब तोड़ना है भारत को, ठीक है, तोड़ दो, हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को तोड़ दो। उन्होंने क्या सोचा कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को तोड़ दो, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड को इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और उसके बाद पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मतलब इंडियन को पार्टिसिपेट करवाया, और वो कौन थे? सत्येंद्र आरपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे, ठीक है। और याद रखना कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अंदर संख्या को 16 से 60 कर दिया, ठीक है, 16 से 60 कर दिया, बट मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी प्रोविंस में कर दी थी। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी कर दी थी। देखो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कुछ नहीं होते, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस है और ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें इतना कुछ हुआ है कि मतलब काफी सवाल आ सकते हैं। देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए डायरकी का, और ये डायरकी का कॉन्सेप्ट अभी ये लोग लेके आ रहे हैं कहाँ पे? प्रोविंस में, ठीक है, प्रोविंस में लेके आ रहे हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट का और रिजर्व सब्जेक्ट का। तो जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट क्या होते हैं? मुद्दे जिन पे लो बना सकते हैं। तो कुछ मुद्दों पे जो लो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर बनाएंगे, उनको बोला इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट। और कुछ मुद्दों पे जो लो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है, तो वो कौन थे? ट्रांसफर थे। बाकी ये भी मतलब वही था, ब्रिटिश की चाल थी पूरी की पूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो रिजर्व कर दिए और जो फुद्दू के सब्जेक्ट थे वो लोग किसको दे दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जैसे लॉ एंड ऑर्डर खुद रख लिया और जो पानी नल बिजली ये सब किसको दे दिया? ट्रांसफर को। तो वही मान लो कि दिल्ली वाली कंडीशन है ये, ठीक है, बायकैमरलिज्म, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा लोकसभा, वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डायरेक्ट इलेक्शंस। अब यहाँ पे सबसे पहले बात शुरुआत हुई है डायरेक्ट इलेक्शन की, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई लोगों की एजुकेशन प्रॉपर्टी इन सब के बिहाफ पे, सबको फ्रेंचाइजी नहीं दी गई थी, ठीक है, वो तो इंडिया ने ही दी गई। कौन से आर्टिकल में दी गई है? 326 में, ठीक है। और अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। तो सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा यूपीएससी है उसकी शुरुआत यहाँ हुई, ठीक है, यूपीएससी की शुरुआत भी यहाँ हुई। और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेपरेट कर दिया, किससे? सेंट्रल बजट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, जब प्रोविंस अपना सेपरेट बजट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिफॉर्म्स होंगे, अगला आता है नेक्स्ट। और ये था कि एक हाई कमिश्नर की पोजीशन को, ऑफ इंडिया की पोजीशन को क्रिएट किया गया। और हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा 10 साल के बाद में, जो रिव्यू करेगा, किसको रिव्यू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको रिव्यू करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या बनाया गया? स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया। यही कमीशन है साइमन कमीशन, ठीक है। अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें आएगा कि सबसे बड़ी बात तो फेडरेशन। याद रखना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि साइमन कमीशन की कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी, तो 90% रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर है ना, वो साइमन कमीशन की ही है। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन है वो, उसकी बात हुई, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। उसके बाद में जो आज हमारा शेड्यूल 8 है, सॉरी 7, शेड्यूल 8 में तो लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल 7 में क्या है? लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट,
यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो यहीं से आई है, ठीक है। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और रेजिड्यू पावर, जैसे आज भारत रेजिड्यू पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है ना, ऐसे रेजिड्यू पावर उस समय किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास में थी। इन्होंने जो डायरकी थी, डायरकी आपको पता है ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, वो डायरकी को हटाया कहाँ से, प्रोविंस से, और कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। डायरकी को यहाँ से हटा दिया, प्रोविंस और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अश्योर्ड किया गया और इसे सेंटर में लाए। उसके बाद में फेडरल कोर्ट, स्टेट पीसीएस और आरबीआई, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरबीआई, और जो फेडरल कोर्ट है ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स की जो एक हायरार्की है वो यहीं पे इंट्रोड्यूस हुई। दूसरा काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो ये मैंने आपको बताया था 1858 में एक बॉडी बनाई गई थी, किसको हेल्प करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए, उसको यहाँ अबोलिश कर दिया, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने एक्सटेंड किया डिप्रेस क्लास, वीमेन और लेबर पे। दे वर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 35, ठीक है। अगला आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब भारत आजाद हो गया है, तो यहाँ पे देखो इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया है, पहले काउंसिल को अबॉलिश किया, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश किया, ठीक है। और ये ऑफिस ऑफ वाइसराय को भी अबॉलिश कर दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला आता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को कबूल किया गया और 2 डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान बनाए गए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एम्पावर्ड किया कि वो जिस तरह का भी ये फ्रेम कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती हैं, वो फ्रेम कर सकती हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं, ठीक है। और याद रखना कि जो गवर्नेंस होगा ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू बी कंडक्टेड ऑन बेस्ड ऑफ द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक कि दोनों जो डोमिनियंस है उनका अपना कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता है, तब तक वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही गवर्न होंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। आप लोग हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ो, ठीक है, हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ो इस टॉपिक को, तो आपको ज़्यादा प्रोविजन समझ में आएंगे, आपको हर प्रोविजन के पीछे एक रैशनैलिटी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और वही स्पिरिट के साथ में जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।